किताबों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कोई भी समाज विभिन्न तत्वों से मिलकर बनता है। इसकी उसकी संरचना बहुत जटिल और संश्लिष्ट होती है और समाज अनेक स्तरीय होता है। अनेक स्तरीय समाज में अनेक तरह के बुद्धिजीवी भी होते हैं और अनेक तरह के बुद्धिजीवी अनेक तरह की पुस्तकों का निर्माण करते हैं। उच्च वर्ग होता है, मध्य वर्ग भी होता है, निम्न वर्ग होता है, लेकिन मध्य वर्ग जो है ज़्यादा पुस्तकों के केंद्र में होता है। मध्य वर्ग ही पुस्तकों की रचना करता है। और ये है कि निम्न वर्ग जो है अपने बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से पुस्तकें लिखा सकता है, उच्च वर्ग भी जो है मध्य वर्ग के माध्यम से लिखा सकता है। तो इस तरह मध्य वर्ग ही जो है सृजन और लेखन के केंद्र में होता है। उच्च वर्ग जब बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से लिखाता है तो अपने हितों का साधन करता है, और अगर निम्न वर्ग जो है अपने बुद्धियों के माध्यम से लिखता है तो वह जो है अपने संघर्ष को, अपनी आकांक्षाओं को जो है प्रतिबिंबित करता है। तो इसलिए ये परस्पर विरोधी हित आपस में टकराते भी हैं। जब उच्च वर्ग जो है अपने बुद्धियों के माध्यम से अपने हित में चीज़ें लिखाएगा और दूसरी तरफ निम्न वर्ग भी जो है अपने संघर्ष, अपनी आकांक्षाओं को जो है महत्व देगा, तो निश्चित ही दोनों के हित अलग अलग होंगे और परस्पर टकराव की स्थिति में होंगे। तो इस तरह किताबों का महत्व समान नहीं होता है, बल्कि एक तरह से किताबों का जो प्रभाव है वो बहुत संश्लिष्ट और जटिल होता है। किताबें शुरू से लिखी जाती रही हैं। जब से छापा खाना आया, छापा खाना तो लगभग 15वीं शताब्दी में आया, लेकिन उसके पहले स्मृति परंपरा में एक तरह से पुस्तकें थीं। बाद में जब 15वीं शताब्दी में छापे खाने का निर्माण हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आया, तो प्रेस की आविष्कार के साथ आने लगी, तो जो ज्ञान स्मृति परंपरा में था वो पुस्तकों के माध्यम से आने लगा। इसलिए जो है अब वो स्मृति परंपरा में प्राचीनतम काल से वो पुस्तकें रही होंगी, तो उनका समय तो वही है। रचनात्मक समय प्राचीन काल है और मध्यकाल है, और आधुनिक काल में 15वीं शताब्दी ईस्वी, जो मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों का संधि स्थल है, उस समय जो है पुस्तकें जो लिपिबद्ध हुई, तो उनमें रूपांतरण भी आया होगा, रूपांतरित भी हुई होंगी पुस्तकें। एक तो ये जैसे प्राचीन काल की पुस्तकें हैं वो स्मृति परंपरा में रहीं और वो जो है आधुनिक काल में जो है लिपिबद्ध हुई, तो उनका रचनात्मक काल और प्रकाशन काल अलग अलग है। तो इस तरह उनमें जो है वैचारिक रूपांतरण भी हुआ होगा। एक तो यह मुद्दा है। दूसरी चीज़ जो है कि पुस्तकें देश में जो है, जो एक तरह से उच्च वर्ग रहा है, द्विज वर्ग जिसे कहते हैं, तो द्विजों ने जो एक तरह से शास्त्र ग्रंथ और उन्होंने जो एक तरह से सामाजिक संहिताएं लिखा, वह एक तरह से समाज में बहुत गहरा असर डाली है, जो बहुत ही गहरा असर डाली हैं। बाकी जो निम्न वर्ग था वो शिक्षा और वो सबसे जो है अलग था, शिक्षा से वंचित था, तो वो उसके बुद्धिजीवी वर्ग भी उस तरह के नहीं आए और उस तरह का लिखा भी नहीं। हालांकि जो है उसके भी प्राचीन काल से समानांतर जो है द्विजों की पुस्तकों के समानांतर जो है इस देश का जो मूल वर्ग है, मूलवासी वर्ग है, वह भी जो है अपने बुद्धिजीवी पैदा करता रहा है और वो भी जो है पुस्तकों का निर्माण किया है। लेकिन ये है कि जो सशक्त द्विज वर्ग था उसकी पुस्तकें तो संरक्षित रहीं, स्मृति परंपरा में रहीं, फिर लिपिबद्ध भी हुई, लेकिन इधर दूसरी तरफ जो है पुस्तकें स्मृति परंपरा में भी नहीं रह पाई और बहुत सी पुस्तकें डिस्ट्रॉय कर दी गई, समाप्त कर दी गई। जैसे आप देखेंगे प्राचीनतम काल में जाएं तो मक्खल गोसाल की पुस्तक जो है दिशाचार बहुत महत्व की थी, उसको जो है समाप्त कर दिया गया जो है। इसी तरह चारवाकों की पुस्तक को भी नष्ट कर दिया गया। उसके बाद कबीर रैदास की वाणियों का जो है, जो स्मृति परंपरा में रही और रही, लेकिन बाद में फिर कबीर ग्रंथावलियों के नाम पर रैदास का तो अधिकांश साहित्य समाप्त ही हो गया। कबीर ग्रंथावलियों के नाम पर जिन्होंने संकलित संपादित किया वो कबीर और रैदास के समाज के लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने पुस्तकों उनकी वाणियों का संकलन संपादन नहीं किया है, दूजों ने किया है, तो उन्होंने एक तरह से उसका वैचारिक रूपांतरण किया जो है, मैंने अपनी विचारधारा को उसमें प्रवेश कराया जो है। तो इस तरह जो है जो निम्न वर्ग का साहित्य होता है, पुस्तकें होती हैं, वह एक तो संरक्षित नहीं होती हैं, दूसरी बात जो है दूसरों के द्वारा वो संरक्षण होता है तो उसमें वो प्रक्षिप्त होती हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात, दूजों ने जो पुस्तकें लिखी शास्त्र ग्रंथ और सामाजिक संहिताओं के रूप में, उनका समाज में बहुत गहरा असर पड़ा। वो संरक्षित भी रही स्मृति परंपरा के रूप में और प्रकाशित रूप में भी, दोनों रूपों में संरक्षित रही। इसलिए उनका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा जो है। वो समाज को संचालित ही नहीं करती थी, नियंत्रित भी करती रही हैं। कबीर के समय में जो है, कबीर मध्यकाल में आते हैं और कबीर साहब ने
कहा, पुस्तकें समाप्त करने की बात कही कि इन्हें बहा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये पुस्तकें जो है एक तरह से घृणा का प्रचार करती हैं और घृणा की जगह ढाई अखर प्रेम ही अपने आप में ज्ञान होने का प्रमाण है, ज्ञानवान होने का प्रमाण है। तो आप देख रहे हैं कि पुस्तकें बहुत ढेर सारी हों, अगर वो घृणा का प्रचार करती हैं तो समाज के किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि वह ज्ञान जो है परंपरा मनुष्यता को विभाजित करने वाली होती है या उसके लिए दमनकारी होती है। तो ज्ञान मीमांसा, वह ज्ञान मीमांसा महत्वपूर्ण होती है जो ज्ञान मीमांसा प्रेम को, मनुष्यों के बीच प्रेम को रोकती है। तो कबीर ऐसी ज्ञान मीमांसा के, ऐसी ज्ञान परंपरा के पक्षधर हैं जो एक तरह से प्रेम की संवेदना को संरक्षित रखे जो है। दूसरी तरफ जो है जो शास्त्र ग्रंथ और सामाजिक संहिताएं थी वो प्रेम की जगह घृणा को रोकती हैं। तो ये ज्ञान मीमांसा जो है मनुष्यता के खिलाफ जो है एक तरह से नफरत और घृणा का आधार माध्यम बनती हैं, तो दूसरी पुस्तकें जो है ऐसी ज्ञान मीमांसा का माध्यम बनती हैं जो प्रेम संवेदना को रोकती हैं। इसलिए कबीर जो है उन पुस्तकों के खिलाफ थे जो ऐसी ज्ञान मीमांसा को रोकती थी, जो नफरत और घृणा को महत्व देती थी। दूसरी तरफ वो ऐसी ज्ञान मीमांसा के पक्षधर हैं जो एक तरह से प्रेम संवेदना को रोकती हों, महत्व देती हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि जब पुस्तकें और प्रकाशित होके आईं तो पुस्तकें हमारे समाज को भी प्रभावित की, हमारे लोग भी पढ़ने लिखने लगे। एक तो जो अंग्रेजी व्यवस्था आई उसने जो है उनको जो है सैनिक चाहिए था, शिक्षित सैनिक चाहिए था, तो निम्न वर्गों के भी सेना में भर्ती होने लगी और उनके लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, वो शिक्षित हुए, वो भी लिखने लगे पुस्तकें जो है। तो इधर जो है फुले की पुस्तक आई जो है गुलामगिरी आई जो 1873 में प्रकाशित हुई, और उसके बाद जो है पेरियार ई.बी. रामास्वामी की पुस्तक आई जो है सच्ची रामायण जो है। इन पुस्तकों का बड़ा महत्व रहा। डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत सी पुस्तकें आई जो है। इधर और हम आज तक आते हैं तो आजीवन परंपरा को खोजती हुई डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तकें आती हैं। तो आप देख रहे हैं एक तो दूजों की परंपरा की पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ जो है आजीवक परंपरा की पुस्तकें हैं, माने वैदिक परंपरा है और दूसरी तरफ आजीवक परंपरा है। दोनों तरह की, दोनों परंपराओं की पुस्तकें आ रही हैं जो समाज को प्रभावित कर रही हैं। एक पुस्तकें हैं जो एक तरह से जैसे आजीवक परंपरा की जो पुस्तकें हैं वह संघर्ष, मानवीय संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देने वाली पुस्तकें हैं, जो एक तरह से वैकल्पिक जो है ज्ञान मीमांसा की रचना करने वाली पुस्तकें हैं। दूसरी तरफ वर्चस्ववादी ज्ञान मीमांसा को महत्व देने वाली पुस्तकें हैं, दूजों की पुस्तकें हैं। तो इस तरह ये दोनों पुस्तकें समाज में जो है एक जटिल और संश्लिष्ट प्रभाव और वातावरण का निर्माण करती हैं जो है। ऐसे में जो है कोई पुस्तकें समाज में किस तरह का प्रभाव डालती हैं, कोई सरल जो है सपाट जो है आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि एक तो वर्चस्ववादी परंपरा को महत्व देने वाली, दूसरी वर्चस्व की परंपरा को तोड़ करके जो मानवीय लोकतांत्रिक परंपरा को महत्व देने वाली पुस्तकें, तो दोनों पुस्तकों का प्रभाव समाज में अलग अलग पड़ता है। ये दोनों तरह की पुस्तकें का जो एक तरह से द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है, तो वो द्वंद्वात्मक स्थिति एक तरह से आगे चल के संतुलनकारी स्थिति में बदलती है। जो ये चीज़ें आती हैं जो साथ ही साथ अब यह देखना है कि पुस्तकें क्यों महत्व रखती हैं। आज जो संचार क्रांति है, कोई भी क्रांति होती है तो वह क्रांति अपने साथ बहुत सी विशेषताएं लेके आती हैं। सूचनाएं जो है सबको प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जनता को नहीं प्राप्त होती थी। तो ये संचार क्रांति के चलते जो है सूचना का अंबार आया और सबको सूचनाएं कितनी भी सैंक्शन की गई, कितनी भी रोकी गई, लेकिन सब तक उनकी पहुँच बनी जो है। और सूचना क्रांति जो है कम से कम सूचनाएं और ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी क्रांति की जो है। लेकिन यह भी है कि इससे जो है जो डिजिटल मीडिया आई तो उससे प्रिंट मीडिया प्रभावित हुई, प्रिंट मीडिया पृष्ठभूमि में चली गई काफ़ी हद तक जो है। लेकिन आज भी पुस्तकों का, डिजिटल युग में भी एआई का युग आने वाला है, इस युग में भी पुस्तकों का महत्व है। पुस्तकों का इसलिए भी महत्व है क्योंकि मनुष्य के भीतर जो है अपने को अभिव्यक्त करने की भूख होती है, आत्म अभिव्यक्ति होती है। तो मनुष्य में जब तक ये आत्म अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति बनी रहेगी, भूख बनी रहेगी, तब तक जो है ये पुस्तकें जो है महत्व अपना बरकरार रखेंगी जो है। एक यह भी चीज़ होती है कि जनता जब संघर्ष करती है उसके सामने स्मृतियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं।
एक जो यूरोपियन लेखक हैं मिलान कुंदेरा, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि आम जनता का सत्ता के खिलाफ संघर्ष, सत्ता के विरुद्ध संघर्ष वस्तुतः विस्मृति के खिलाफ स्मृति का संघर्ष है। तो विस्मृति के खिलाफ स्मृति के संघर्ष का आधार बनती हैं ये पुस्तकें। और एक तो कि विस्मृति को ख़त्म करना हो, स्मृति को जागृत करना है। अब ये स्मृति बहुत ज़रूरी है। स्मृति दो तरह से ज़रूरी है। एक तो इतिहास विरोधी जो शक्तियां हैं, मानव विरोधी शक्तियां हैं, उनके खिलाफ जनता को संघर्ष करने के लिए स्मृति बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो है स्मृति इसलिए भी ज़रूरी है, सृजन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अज्ञेय ने जो है एक बात कही है, उनका एक जो है निबंधों का संग्रह संवत्सर जो 1978 में प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने कहा सांस्कृतिक स्मृति भ्रष्टता के कारण हमारे अनुभव का क्षेत्र संकुचित और हमारा अनुभव शिथिल और निर्जीव होता जाता है। या जानी हुई बात है कि स्मृति का विघटन बुद्धि और व्यक्तित्व के नाश का कारण बनता है। तो इस तरह वो सृजन के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं कि सृजन के लिए सांस्कृतिक स्मृति का जागृत होना बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक स्मृति भ्रष्टता के साथ हम सृजन नहीं कर सकते हैं। दूसरे, जनता के भी पास भी ऐतिहासिक जो अनुभवों की स्मृतियां होनी चाहिए। बिना ऐतिहासिक अनुभवों की स्मृतियों के वो संघर्ष नहीं कर सकती है। इसलिए मिलान कुंदेरा कह रहे हैं कि आम जनता का सत्ता के खिलाफ संघर्ष होता विस्मृति के, अपनी ही विस्मृति के खिलाफ स्मृति का संघर्ष है। तो विस्मृति के खिलाफ स्मृति के संघर्ष के लिए पुस्तकें माध्यम होती हैं। और दूसरी बात यह भी होती है कि सृजन प्रक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि पुरानी स्मृति पुस्तकें भी आधार बनती हैं सृजन के लिए जो है। तो ज्ञान मीमांसा का एक सातत्य, ज्ञान मीमांसा के सातत्य के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों के सातत्य के लिए, इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के अनुभवों के सातत्य के लिए ये पुस्तकें मानव जीवन में अपरिहार्य है।